Hello guys, welcome to my channel. So today we are starting a new chapter for our BSc, that is elasticity. It's chapter number 3rd. In last two chapter we are discussing about dynamics of a particle and dynamics of a rigid body. So in this chapter we are discussing about the property of mechanical properties of solids और लिक्विड जो भी होती हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा चैप्टर का नेम है, आपको वेल डिफाइंड है, इलास्टिसिटी। सो ये हमारे चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी है। हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक्स में हमने आपने जो सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, डेट इज़ रिजिड बॉडी। सो व्हाट आर रिजिड बॉडीज़? तो रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें तो क्या होती है रिजिड बॉडी? तो वहाँ पे हमने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, डेट रिजिड बॉडीज आर द बॉडीज इन विच द टू रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल ऑफ टू पार्टिकल्स रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ए टू पार्टिकल आर कॉन्स्टेंट फॉर एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो क्या इसकी क्या डेफिनेशन है? डेट शॉर्ट में लिख देते हैं, टू पार्टिकल distance are constant for any external forces। वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब कि जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस होंगे उसकी बात, पूरी टोटल उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी को हमने ऐसे डिफाइन कर रखा था। और अब रिजिड बॉडी का हमने रिजिड बॉडी के लिए हम क्या कह सकते हैं, डेट इज़ रिजिड बॉडी जो होती हैं उसमें अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उस पर जो भी फोर्स लग रहा होगा उससे कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे, उसकी जो स्टेट है वो कंजर्व्ड स्टेट रहेगी, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हम अब रिजिड बॉडी को कोई ऐसा परफेक्टली, कोई ऐसी अब तक आपने बॉडी देखी होंगी सारी, इतनी सारी बॉडीज़ के बारे में आप जानते हैं, मेटल्स के बारे में जानते हैं, तो कोई भी हमारे पास अभी तक परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। हाँ, हम कह देते हैं कोई भी सॉलिड्स को रिजिड बॉडी कह देते हैं, और लेकिन वो परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता। मतलब रिजिड बॉडी क्या है, एक आइडियल केस है। कोई ऐसा आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है कि इसको हम परफेक्टली रिजिड बॉडी कहें, ऐसा नहीं है हमारे पास। तो हम ज़्यादातर कोई भी हम रॉड ले लें, मटेरियल रॉड, मतलब मेटल रॉड की हम बात करें तो उसको हम रिजिड बॉडी कह देते हैं। क्यों? उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको हम कंप्रेस करना हमारे लिए थोड़ा हार्ड रहता है फॉर मिनिमम फोर्स के लिए, लेकिन वो भी कंप्रेस हो जाता है, लेकिन उसको हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे आपको मैंने लिखवाया, डेट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू रिलेटिव पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंट फॉर एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का हमने सीखा और उसकी डायनेमिक्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली। अब जब रिजिड बॉडी कोई भी फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है, सपोज करो डेट इज़ एफ, जो कोई फोर्स है किसी भी बॉडी पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे अगर उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो कांस्टेंट हैं, उसको हम रिजिड बॉडी कह रहे हैं। अगर वो चेंज हो, मतलब उसकी जो शेप है या फिर उसका वॉल्यूम है या फिर हम कह लें साइज़, इन तीन चीज़ों को हम बात करें तो वो क्या हो रहा है, चेंज हो जाए फोर्स के थ्रू। सो उसकी जो रिलेटिव पोजीशन डिस्टेंस होगी उन दो पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सो वो रिलेटिव पार्टिकल जो डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है, तो हम उसके थ्रू हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अपने चैप्टर को हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के चैप्टर में यही है, ये एक बेसिक क्लास है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा, डेट इज़ इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड। और आप जैसे कि जब जानते हैं कि ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा, ये बीएससी है, तो ट्वेल्थ में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे, और ट्वेल्थ में शायद हाँ 11th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो वहाँ पे इसका थोड़ा डिस्कशन है, हुक्स लॉ और अपना अपना बिहेवियर और डेंसिटी और क्या है रिलेटिव डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब के बारे में वहाँ थोड़ा जानकारी है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें हमें पढ़ना है विथ प्रैक्टिकल पढ़ना है, हमें चाहिए तो बीएससी के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज। सो उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक। सो गाइस हम क्या कहेंगे, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है, अगर वो कंप्रेसिव है, तो हमने कोई भी फोर्स हमने अप्लाई करा किसी भी बॉडी पे, और ये बॉडी क्या हो गई, इसकी जो शेप है, शेप डिफॉर्म हो गई, मतलब इसका बॉडी जो है डिफॉर्म हो गई, बॉडी डिफॉर्म हो गई हमारी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो डिफॉर्म है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा सच ए वे होगा, कुछ ऐसे मैनर होगा जिसके थ्रू एक कोई भी हम उसके ऊपर फोर्स लगा पा रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो फोर्स है उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। एक पॉइंट नोट करो, डेट डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। अगर हम और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक पे देखें तो डिफॉर्मिंग फोर्स करता क्या है। तो अगर हम एक सॉलिड लेटेस बना लें यहाँ पे अपना, अगर हम देखें कि एक अगर कोई भी ये सिस्टम है, कोई भी एक लेटेस है, ये कोई भी सॉलिड का एक लेटेस है। सो यहाँ पे अगर ये हमारा क्यूब की फॉर्म में कुछ इस प्रकार, दैट इज़ कुछ ऐसा कुछ है, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये क्यूब की फॉर्म में है, ठीक। आप जब इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगाओगे, कोई भी सपोज कर लिया इस पार्टिकल पे हमने फोर्स लगाया, तो ये जो है इस पार्टिकल के ऊपर एक क्या होगा, नेट फोर्स होगा, जो इंटरनल फोर्स होगा वो अदर पार्टिकल्स के थ्रू इसके ऊपर एक नेट फोर्स होगा, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा होगा। तो हम उस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर देंगे अपने जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके थ्रू, ठीक है। जब हम उसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे, तो ये जो फोर्सेस, जो उसके इंटरनल फोर्सेस थे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स, जो टोटल नेट फोर्स होगा, उसको ज़ीरो करने के लिए जो इंटरनल फोर्सेस हैं, वो उसकी जो डिस्टर्बेंस होगी, वो एक अपने आप में एक मतलब क्या कहते हैं, एक जो हमने एफ लगाया था, इसके अपोजिट में एक एफ, कोई भी एक फोर्स रिजल्टेंट, कोई एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये कोई रिएक्शन फोर्स होगा, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बॉडी की स्टेट को अगेन अपनी ओरिजिनल स्टेट में करना चाह रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक पे पढ़ा हमने, माइक्रोस्कोपिक पे देखा। सो एक मतलब एक डिफॉर्मिंग फोर्स है जो हमने अप्लाई किया, वो है अपना डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जो बॉडी अप्लाई करेगी अपनी स्टेट को कंजर्व करने के लिए या फिर रीगेन करेगी अपनी स्टेट, तो वो जो फोर्स होगा उसको कहेंगे रीगेन फोर्स, और रीगेन्स फोर्स। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। वो किसी बॉडी पे जो बॉडी है उसको, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करेगा, उसका साइज़ चेंज कर देगा, या फिर उसका वॉल्यूम या क्या है, हम उसकी शेप चेंज करेगा। तो उसके अंदर बॉडी जो स्टेट है उसमें कुछ भी चेंज लाए, ऐसा फोर्स को या चेंज लाए, या फिर कैपेबल हो चेंज लाने के, तो उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की जो डेफिनेशन है आप नोट करो। डिफॉर्मिंग फोर्स, ए फोर्स इज, कोई भी फोर्सेज अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम फोर्सेज लिख सकते हैं। ए फोर्स इज अप्लाई ऑन ए बॉडी इन सच ए मैनर or way, in such a manner that they can change the state
स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट, अब यहाँ पे ब्रैकेट बना लो, लाइक एज, हम क्या लिख सकते हैं, शेप, वॉल्यूम, साइज ऑफ बॉडी। तो हम उसको क्या कहेंगे, नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। थोड़ी राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, मैं उसको सुधार लूँगा, उसके लिए आप माइंड ना कीजिए, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, ठीक। तो अब कोई बॉडी आपने देखी होंगी कि अब उस पर जो कोई हम फोर्स को रिमूव कर दें, वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम जो लगा रहे थे बॉडी के ऊपर, उसको हम अगर रिमूव कर दें तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। ऐसी कई बॉडी हैं, जैसे रबड़ हम एक एग्जांपल ले लें, और ऐसी काफ़ी सारी हम एग्जांपल्स हो सकते हैं जो अपनी बॉडी को रीगेन कर लेती हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लेती हैं। तो बॉडी के पास क्या होगा, ये एक प्रॉपर्टी है, क्या है, बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और क्या कह सकते हैं हम, ओरिजिनल स्टेट। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। समझ में आया, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। सो लिखते हैं दैट इज इलास्टिसिटी। तो वही हमारा टॉपिक है और हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर इलास्टिसिटी, उसको ही कहते हैं हम। सो तो ऑन अप्लाइंग, ध्यान से, ऑन अप्लाइंग, और नहीं, यहाँ लिखो, ऑन रिमूवल ऑफ deforming force, the body regain, और क्या लिख सकते हैं, recovers its original state or the ability or that property or that property is known as elasticity. ओके, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर सकती है, रिकवर कर सकती है और रीगेन कर सकती है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकती है। जब हम उसके पे जो लगने वाले फोर्सेज हैं, मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्सेज हैं, उसको रिमूव कर दें, ठीक है, उसको हम हटा दें। कोई हमने बॉडी ले ली, सपोज कर लो ये हमारे पास पेन का कैप है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये पेन का कैप, अगर हम इसको ऐसे करके प्रेस करें, सपोज कर लिया ये इसको हमने ऐसे करके ऐसे स्ट्रेच किया, तो ये अपनी, अगर हम रिमूव कर दें अपने फोर्स को, तो अपने शेप में वापिस आ रहा है ये, दैट इज़ इलास्टिक। तो ये भी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। हम अब कोई रबड़ को हम स्ट्रेच करें तो उसके वहाँ पे हम देख पाएंगे कि जैसे हमने ये रबड़ ली, सपोज कर लो ये हमने कोई रबड़ ली, इसको हमने स्ट्रेच किया ऐसे, तो हमने जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जो इंटरनल फोर्सेस है, जो मतलब रबड़ जो भी हमें रबड़ बैंड है वो लगा रही होगी, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा जो रीगेन कराएगी, अपनी बॉडी को रीगेन कराएगी, अपनी शेप को रीगेन कर लेगी। तो वो जो प्रॉपर्टी रबड़ रख रही है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। उसकी डेफिनेशन ये हो गई, ओके। तो एक तो डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, और एक डेफिनेशन मैं और बता देता हूँ आपको, वो थोड़ी और इफ़ेक्टिव डेफिनेशन है। सो हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी
इज द प्रॉपर्टी वाई, जिसके होने से, बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटीरियल या द बॉडी regains its ओरिजिनल स्टेट और क्या लिख लें हम, और हम अपना लिख लें वही साइज, शेप, वॉल्यूम को रीगेन कर लेती है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक, ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने बाहर से अप्लाई किया फोर्स है उसको ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो एक्सटर्नल जो बॉडी को डिफॉर्म कर दे, उसकी कुछ स्टेट में चेंज कर दे, तो वो डिफॉर्मेबल फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑल्सो। सो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो ठीक, और क्या हम कह सकते हैं उसको, डिफॉर्म फोर्स कह सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ओके, तो हमने आपको समझा दिया इलास्टिसिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने बता दी। अब हम किसी भी बॉडी या फिर मटेरियल को हम इलास्टिसिटी के लिए डिफ़ाइन करें और माइक्रोस्कोपिक पे हम डिफ़ाइन करें, तो हम एक क्या लेंगे, एक अगर हम लें कि एक लेटस ले लें, तो कोई भी हमने सॉलिड लिया तो उसमें एक लेटस होता है, एक यूनिट, एक बहुत ही छोटी यूनिट, जिसको हम कंबाइन कर लें तो पूरा एक हमारे पास एंटायर सिस्टम बन जाए, कोई भी एंटायर स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाए। तो एक जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और वो स्ट्रक्चर यूनिट होती है पूरी, तो उसको हम लेटस कहते हैं। तो हम लेटस को अगर हम लें तो किसी भी हम क्यूबिकल, अगर सपोज कर लो क्यूबिकल लेटस लिया हमने, सपोज कर लिया कोई भी एक सोडियम हमने एटम ले लिया, मेटल ले लिया, तो उसके लिए हमने उसका एक लेटस अगर हम यहाँ डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये लेटस वर्ड, मतलब ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ होगा। और अगर ये सपोज कर लो यहाँ पे कुछ ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और यहाँ पे भी एक पार्टिकल है वो इस पे आपस में ये क्या है, म्यूचुअल फोर्सेस अप्लाई कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक। अगर हम एक चाह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, हम क्या चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये जो पार्टिकल्स आपस में जो फोर्स हैं इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो इनके बीच के इक्विलिब्रियम है, वो जो सेट है इक्विलिब्रियम, वो हो गया डिस्टर्ब्ड। सपोज करा हमने यहाँ पे कोई फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में ऐसे, या फिर ऐसे कोई फोर्स लगा लिया और ये पार्टिकल को हम बाहर खींच के ले आए ऐसे करके, तो इससे जो अटैच जो फोर्सेज हैं उसके पीछे में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। अब वो जो डिस्टर्बेंस आएगा तो ये जो पार्टिकल है, तो इसके ऊपर अगर सपोज कर लिया हमने क्या किया, ये पार्टिकल को बाहर लेके आए, और तो ये पार्टिकल इसके साथ क्या था, एक फोर्सेस, म्यूचुअल फोर्सेस शो कर रहा था। सपोज कर लो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, वो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होने लगेगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, वो अट्रैक्शन जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो कम होने लगेगा, ठीक है, वो कम होने लगेगा, ठीक। तो ये कम होने लगेगा, और इसके साथ भी वही सेम केस है, यहाँ पे बाहर ला रहे हैं तो इसके साथ भी अट्रैक्शन कम होने लगेगा। तो जो ये जो बॉडी है, ये या अदर पार्टिकल्स जो होंगे, इनका जो इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब्ड। अब डिस्टर्ब हो गया, सो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक मीन पॉइंट नहीं बचा, इसका कोई भी एक फोर्स का मीन पॉइंट नहीं बचा। तो अपने मीन पॉइंट के थ्रू ये अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हुए क्या कहेंगे, ये जो पार्टिकल होगा, ये अदर जो दो पार्टिकल्स होंगे, या एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे इस पार्टिकल के ऊपर, और ये चाहेंगे कि ये पार्टिकल वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाए, ठीक है।
तो वो जो फोर्सेज इसने प्रोड्यूस करा उस फोर्सेस को हम रीगेन फोर्स कहते हैं। वो हमने आपको पहले भी बता दिया था, रीगेन फोर्स कहते हैं उसको, ठीक। और ये बॉडी के पास क्या की प्रॉपर्टी है, एक ये वही तो प्रॉपर्टी है कि वो अपने पार्टिकल्स को रीगेन कर रही है, मतलब अपनी स्टेट को कंजर्व रखना चाह रही है फोर्स के अकॉर्डिंग, फोर्स के करस्पॉन्डिंग अपनी स्टेट को कंजर्व रखना चाह रही है, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है हम उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये एक क्या है, माइक्रोस्कोपिक हम मेथड बता सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड टू एक्सप्लेन। और इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम एक और वे में हम जान सकते हैं, डेट इज़ हम इसको कह सकते हैं अपना ये क्या शो कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर शो करना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं आपसे। तो ये एक बिहेवियर है। तो कोई अगर ये पार्टिकल को हमें बाहर निकालना है तो कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये सारे जो फोर्सेज हैं वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे अदर फोर्सेज, तो पार्टिकल ईजिली बाहर आ जाएगा। ओके, सही है। सो सपोज हमने एक कोई भी फोर्स लगाया, हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो एक टर्म होती है स्ट्रेस और दूसरी टर्म है स्ट्रेन। तो दो टर्म है हमारे पास जो हमें पढ़नी है, स्ट्रेस पहली और दूसरी है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। तो हम स्ट्रेस को अगर डिफाइन करें तो अगर किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सपोज कर लिया, ये हमने दो वे में पढ़ सकते हैं इसको हम, यूनिफॉर्म सरफेस के लिए यूनिफॉर्म एरिया और नॉन यूनिफॉर्म एरिया के लिए। तो स्ट्रेस क्या है, एक हम जनरल लैंग्वेज में क्या है कि अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो एक प्रेशर आपने सुना होगा, फ्लूइड प्रेशर या फिर प्रेशर आपने सुना होगा, तो वही एक्चुअल में स्ट्रेस हो जाता है यहाँ पे सॉलिड्स में। तो सिमिलर होता है अगर हम यूनिफॉर्म अगर डिफाइन करें, तो ये एक सपोज कर लो, ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, इस पर मैंने फोर्स लगाया है ऐसे, अब इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो बॉडी है ये एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है आउटवर्ड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है। और अगर मैं एक स्पंज लूँ, सो हेयर वी आर स्पंज, तो इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस हो रहा है, ये कंप्रेस हो पा रहा है, देखो ऐसा करके कंप्रेस हो पा रहा है ये, ठीक। अब जब मैं इसको अपने फोर्सेस को रिमूव करूँगा तो अपनी जो शेप है इसको रिगेन कर लेता है ये, सही है। आपको दिख रहा होगा कि ऐसा अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो ये कंप्रेस हो पा रहा है, और जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। तो जो ये इसका जो अगर ये जो सरफेस हमने लिया जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये जो सरफेस हमने लिया है, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म सरफेस है और यूनिफॉर्मली बैलेंस्ड भी सरफेस है। अगर रफ सरफेस होता तो इस पर जो फोर्सेज होते वो इसके परपेंडिकुलर नहीं हो पाते, ठीक है। अगर ये शेप कुछ ऐसा टेढ़ा होता, सपोज कर लो ऐसा कुछ शेप होता कर्विकल, तो हम जब इसके एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो कोई एक पॉइंट मिलता जहाँ से फोर्सेस क्या हैं, क्या होते हैं, फोर्सेस डायरेक्टेड होते किसी एक पॉइंट पे। देखो यार, हमने ऐसा कर्व ले लिया इसको और ऐसा करके हम फोर्स लगाना चाह रहे हैं इस पर, तो ये कंप्रेस तो होगा लेकिन जो फोर्सेस होंगे वो एक पॉइंट पे डायरेक्टेड होंगे। सो वो अदर केस होता है, हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ, मतलब प्लेन और यूनिफॉर्म सरफेस। तो हम पहला वाला केस पढ़ेंगे ऊपर, उसके लिए देखेंगे। तो स्ट्रेस हमने क्या डिफाइन किया, तो हम स्ट्रेस की अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएं, सो सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्ट्रेस। सो आपने क्या पढ़ा है, आपने प्रेशर पढ़ा है, आपने लिक्विड्स वाले में, लिक्विड में आपने प्रेशर पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। आपने 11th-12th में लिक्विड्स का नाम सुना है, तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड प्रेशर होता है और प्रेशर होता है एक्चुअल। तो प्रेशर का हमने पास क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया होता था। और ये लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड जो होता है किसी भी सरफेस पे यूनिफॉर्म होता है। अगर मैं किसी बॉटल या फिर किसी ग्लास में लिक्विड ले लूँ, तो अगर ग्लास के नीचे का सरफेस जो है कर्विकल भी है, ऐसा करके कर्विकल भी है,
तो भी जो उसके ऊपर की जो लेयर बनेगी वो अपनी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। अगर वो रफ भी है तो नीचे से ऐसा कुछ भी है तो भी जो ऊपर लेयर बनती है वो स्ट्रेट बनती है। तो क्या होता है, हम ये जो सरफेस है इस पर अगर हम प्रेशर अगर क्रिएट करेंगे, ऐसे एक फोर्स क्रिएट करेंगे, तो वो ओवर द सरफेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली अगर जो भी फोर्स है उसके ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ये है, तो ये तो ये तो क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, रिजिड बॉडी तो नहीं है ये एक, क्योंकि ये कंप्रेस हो सकती है। लेकिन हम इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई भी अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसको अगर हम ऐसा करके कंप्रेस कर लें तो वो जो फोर्स जो उसके ऊपर यूज़ हो रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके ओवर द सरफेस। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। तो एज अ सिमिलर मैनर ऑफ प्रेशर, अगर हम इसी मैनर में बात करें प्रेशर की, तो हम प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं एफ अपॉन ए से। ठीक, तो हम स्ट्रेस को भी कहते हैं एफ अपॉन ए, मतलब स्ट्रेस को हम डिफाइन करें तो डेट इज़ कोई भी फोर्स किसी उस बॉडी पे तो ये हमारे पास कैसा होगा, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। बट यहाँ पे जो आप लिख सकते हो अप्लाइड फोर्स, लेकिन एक्चुअल में अप्लाइड फोर्स नहीं होता, ये वो फोर्स होता है जो बॉडी जो रीगेन करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करती है, तो वो ये वाला फोर्स होता है। लेकिन ये अपोजिट एंड इक्वल होता है किस फोर्स से, जो डिफॉर्म फोर्स है। तो हम यहाँ पे सिंपल अप्लाइड फोर्स लिख देते हैं। समझ में आया। तो हम इसकी अगर देखें तो हम इसको डेफिनेशन में अगर डिफाइन करें तो डेट इज इंटरनल रीस्टोरिंग। ये कौन सा है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीगेन फोर्स भी कहते हैं इसको, रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो वही सेम बात है अपनी, रीगेन और रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया। सही है, इतना समझ में आया। तो एरिया ऑफ किसी की हम सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक वर्ड आता है क्रॉस सेक्शन, जो सरफेस हम चूज़ कर रहे हैं वो होता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो वो जो सरफेस हम ले रहे हैं जिसके थ्रू हम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो डेट सरफेस इज क्रॉस सेक्शन। सो सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ द डिफॉर्म्ड, जो बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी खुद अप्लाई कर रही है, तो वो डिफॉर्म्ड बॉडी है ऑलरेडी, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रही है, सपोज कर लिए ये हमने ये लिया, अभी हमने डिफॉर्म कर दिया, ऐसे करके इसको डिफॉर्म कर दिया, दैट इज डिफॉर्म। इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, शेप चेंज नहीं हुई, इसकी साइज़ जो है वो चेंज हुआ है, और इसका क्या है, साइज़ चेंज हुआ है। और शेप इसकी कब चेंज होगी, जब मैं इसको ऐसे कर दूँ, एक फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगाऊँ, एक फोर्स नीचे डायरेक्शन में लगाऊँ ऐसे। तो ये कुछ अभी तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि एक रेक्टेंगल टाइप, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो कुछ पैरेललोग्राम जैसे दिखेगा आपको। सो वो जो फोर्स है वो तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, हम यहाँ पे पहले समझा रहे थे, दैट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स और स्ट्रेस के बारे में बता रहे थे। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने क्या डेफिनेशन लिखी, जो हम ऐसे करके इसको कंप्रेस करेंगे, सो जो फोर्स इसके ऊपर डेवलप हुआ, अब जो फोर्स इसके ऊपर डेवलप्ड होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो यहाँ पे अभी तो हमने अपना क्या लगाया है, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको ऐसे करके जो गेन करना पड़ेगा, सपोज कर लिया यहाँ पे हमने क्या लगाया, दैट इज़ आर, पेन भी तो नहीं चल रहा है इस पर, तो एक फोर्स इसके ऊपर हम ऐसा एज्यूम कर लें, दैट इज़ ऐसा करके इसके ऊपर लग रहा है ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जब हम रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक क्या आएगा, आउटवर्ड, इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक आउटवर्ड क्या लग रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की साइड, आउटवर्ड बाहर की साइड एक क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, ठीक, समझ में आया, बहुत अच्छे। सो हाँ, इतना है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स
डिफॉर्म बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडी। ओके, सही है। ओके देन, ओके, तो उसको डिफॉर्म बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज आर स्ट्रेस। तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, F/A। और ये बॉडी क्या है, एक ये जो बॉडी की जो सरफेस है यूनिफॉर्म सरफेस है, तो हम सिंपल इसको F/A लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, S, और इसको S लिख सकते हैं सिंपल, सरफ स्ट्रेस लिख लो सीधा। तो F/A, सपोज कर ले यूनिफॉर्म बॉडी है ही नहीं, ये यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है, लेकिन ऐसा करके ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। सपोज कर ले ऐसा करके कोई भी इसके रफ सरफेस है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा करके कुछ रफ सरफेस है, तो क्या होगा, अगर कोई भी एक रफ सरफेस है तो क्या होगा। ये कोई अगर रफ सरफेस है, कुछ ऐसा करके सरफेस है, तो इसका छोटा सा तो कोई सरफेस होगा जो जो होगा यूनिफॉर्म होगा। सपोज कर लिए ये इतना इतना छोटा सरफेस तो कोई यूनिफॉर्म सरफेस होगा, तो इसके जो परपेंडिकुलर एक फोर्स जो अप्लाई होगा, उस फोर्स को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, दैट इज DF कोई फोर्स होगा, मतलब डेल F कोई छोटा सा फोर्स होगा। सपोज कर ले इस पर टोटल फोर्स कितना लगा था, डेल F लग रहा था, ठीक है, इस पूरी सरफेस पे, और जो डेल F फोर्स लग रहा था वो इस डेल F एरिया पे लग रहा था, डेल F एरिया पे लग रहा था, ठीक। तो डेल F एरिया पे डेल F फोर्स लग रहा था, ठीक है, ठीक है, डेल्टा F फोर्स लग रहा था डेल्टा A एरिया पे। अब हम क्या लें, छोटा सा ले लें, कोई भी छोटा सरफेस, ताकि हम स्ट्रेस को यूनिफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने यूनिफॉर्म करने के लिए इसको क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट दैट इज डेल A टेंस टू 0 और डेल F अपॉन डेल A। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ F अपॉन डेल A, ये लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपने कहीं पढ़ो तो मिलेगा नहीं वैसे आपको यहाँ पे कहीं, लेकिन ये ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं हम फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए। और यूनिफॉर्म के लिए तो अपना ये है सिंपल, ठीक है। इसको हम अलग अलग उससे डिफाइन कर सकते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है अपना इक्वल होता है अपना किससे, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है रिस्टोरिंग फोर्स। अब स्ट्रेस है तो एक हम जब भी कोई न्यू क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हम उसकी यूनिट डायमेंशन की बात करते हैं, यूनिट की और डायमेंशन की। तो इसकी यूनिट अगर देखोगे तो फोर्स की हमारे पास यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसकी टोटल यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर का इन्वर्स, ठीक है। और हम इसकी अगर डायमेंशन की बात करें अपनी, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी इन्वर्स, एम एल टी इन्वर्स, इन्वर्स नहीं पावर 2। और यहाँ पे एरिया की बात करें तो एरिया अपॉन में है तो एल की पावर -2 पहुँचेगा यहाँ पे। अब जब दोनों को कंपेयर कर लोगे तो यहाँ पे एल की पावर क्या हो जाएगा, -1, और डेट इज़, और ये -2m, ये उसकी हो गई डायमेंशन, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन की बात हो गई, ठीक। और ऐसा यूनिट तो हमने बताई दी अपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो है हाँ ऐसा यूनिट हो गई है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इतना बात हमारे पास स्ट्रेस की हो गई। अब इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट मैनर हमने बताए थे आपको कि अलग अलग डिफरेंट मैनर में हो सकता है, फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट मैनर में, तो किसी बॉडी के ऊपर। तो उसी वे में हम इसको स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट मैनर में। हम फोर्सेस को कैसे, सपोज कर लिया हमने फोर्स को टेंजेंशियल लगा लिया, या फिर कंप्रेसिव फोर्स लग गया, या फिर हमने आउटवर्ड फोर्स लगा लिया तो वो क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स हो गया। तो ऐसे करके हम स्ट्रेस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आ जाओ अपना नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लिख लो, दैट इज आर टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला अगर हम बात करें तो दैट इज टेंशियल स्ट्रेस, टेंशियल स्ट्रेस, टेंशियल स्ट्रेस। ये इट इज़ ए रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया
ऑन ए बॉडी, ठीक है, या ऑफ ए बॉडी व्हेन, जब जब उसकी लेंथ जो है ना इंक्रीज हो रही हो। क्या समझे? सपोज कर लो ये हमने क्या ले लिया, एक ये हमने कोई भी एक मीटर ले लिया, ठीक। अब इस पर आपने फोर्स लगाया, एक आउटवर्ड फोर्स लगाया, और इसकी जो लेंथ है आपने 1 मीटर एक्स डिस्टेंस ली, और हमने फोर्स लगाने के बाद इसकी जो डिस्टेंस होगी डैट इज़ यहाँ से लेके चेंज हो गई डेल एक्स और बढ़ गई इसकी, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो डेल एक्स इसकी क्या बन गई, हमने फोर्स लगाया, इसकी इसकी क्या लेंथ बढ़ गई डेल एक्स, ओके। तो ये अपने पास अब क्या होगा, ये इसका क्या हो गया, तो इसको हम इस पर एक स्ट्रेस होगा जो स्ट्रेस क्या होगा, इसकी लेंथ को कम करेगा। तो वो कौन सी लेंथ को कम कर रहा है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ को, मतलब लेंथ जो है लॉन्गिट्यूडनल है ना, तो उसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ को कम करेगा। तो वर्क किस पे कर रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनल, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, सिंपल है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन के थ्रू बात करें तो अपना क्या कह सकते हैं, डेट इज ए रिस्टोरिंग फोर्स, ए रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट के आगे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात होगी, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको ऑब्वियस है कि बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी व्हेन, जब द लेंथ इंक्रीजेज, ठीक है, जब उसकी लेंथ बढ़ रही होगी और इंक्रीज हो रही है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो इन द डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन हो, सही है, इन द डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सिंपल, क्लियर है आपको। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। दूसरा अगर हम डिफाइन करें तो डेट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसको यही कहते हैं पूरा, तो इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो डेट इज़ अपने इसको अगर डिफाइन करें तो हम यही बॉडी दोबारा बना लेते हैं, और ये देखो कि ऐसे करके हमने फोर्स अप्लाई किया सिंपल में। अब यहाँ पे क्या कह सकते हो आप, अब हम ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी ये जो लेंथ है, मतलब ये वाली जो लेंथ है अपनी, ये क्या होने लगेगी, ये इसकी लेंथ क्या है, डिक्रीज़ होने लगेगी यहाँ। तो इस पर क्या होगा, एक इसकी जो लेंथ है अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी खुद की जो लेंथ है ये डिक्रीज़ होने लगेगी। तो कोई जो फोर्स इसके ऊपर वर्क करेगा कि वो उस लेंथ को इंक्रीज़ करे, तो यहाँ क्या लेंथ क्या कर रही थी, यहाँ डिक्रीज़ कर रही थी, अब ये जो लेंथ को क्या है इंक्रीज़ करे, तो वो फोर्स क्या होगा, कंप्रेसिव वो क्या है, कंप्रेस जो है उस पर वर्क कर रहा है, जो कंप्रेस है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसको हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप, सिंपल लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, सेटअप पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस की डेफिनेशन आपको पता ही है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी व्हेन, जब उसकी जो लेंथ है वो क्या हो, व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीज, वहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ क्या होगी, इसकी लेंथ डिक्रीज होगी,
डिक्रीज, ठीक है। यहाँ इसकी लेंथ क्या है, डिक्रीज हो रही है। और अब जब किसी भी डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए तो अंडर, तो हम ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा, सरफेस के हमेशा जो होगा यहाँ पे जो एरिया है, जो एफ हमेशा है वो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे सरफेस के। तो अगर वो कोई एंगल पे भी डिफाइन है, सपोज कर लो हमने सरफेस लिया और इस पर कोई एंगल पे भी फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो उसका हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर पार्ट लेंगे, उसको हम ब्रेक करेंगे। क्या कहेंगे, ये अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पे जो आएगा वो अगर ये एफ है तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा आएगा और एफ यहाँ साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये रेडियल कंपोनेंट है और ये अपना एंगुलर कंपोनेंट है। हाँ ऐसे भी डिफाइन करते हैं इसको, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है साइन वाला, इसको हम कहेंगे इस वाले कंपोनेंट को यूज़ करेंगे इसमें। अगर इसमें ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स रखा जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स। देन और लेंथ डिक्रीजेज अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो इज नोन एज कंप्रेसिव, डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ठीक, अब कुछ ऐसा भी तो केस होता है, हमने तो यहाँ पे चलो एक डायरेक्शन ले ली कि एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी एक डायरेक्शन, ऊपर भी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कुछ ऐसा भी तो केस हो सकता है जहाँ पे चारों डायरेक्शन, मतलब तीनों डायरेक्शन की थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा हो। तो अब वो आता है अपने पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये कोई भी अगर ये ऐसा फोर्स है, मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म फोर्स। सपोज कर लिया हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बॉक्स ले लिया, क्यूब ले लिया एक, ठीक। तो कुछ ऐसा अगर हम इसको वाटर में अगर हम डाल दें, इस क्यूब को वाटर में डाल दें तो एक प्रेशर, एक फोर्स क्रिएट होता है इसकी सारी सरफेस पे क्रिएट होगा, इनवर्ट में क्रिएट हो जाता है, या आपने शायद पढ़ा होगा। तो सब सरफेस पे एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म फोर्स होता है अपना, यूनिफॉर्म, कि एक यूनिफॉर्म फोर्स इसके ओवरऑल पूरे सरफेस पे, इसके आउटर सरफेस पे, मतलब सारी ऑल साइड्स पे इस पे क्या हो जाएगा, हमें दिखेगा, सब्जेक्टिव होगा, कोई भी बॉडी कोई भी फोर्स इसका सब्जेक्टिव हमें दिखेगा। और इसको हम डिफाइन करें तो इस वाले स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अगर इसका पर यूनिट एरिया निकालें किसी भी सरफेस के लिए, इसका पर यूनिट फोर्स पर यूनिट निकालें तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस, ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म फोर्स हमने पहले बता दिया क्या है, वो चारों तरफ से क्या है, यूनिफॉर्म है। हमने इसको एग्जांपल भी दे दिया कि अगर हम कोई भी हम सॉलिड को, अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर सॉलिड को हम पानी में डालें, आपने देखा होगा कि उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक क्या है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है या प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, या कह सकते हैं उसके वॉल्स पे क्या होगा, फोर्स हमें देखने मिलेगा। तो उस फोर्स क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस की हम बात करें तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज़ हम कह सकते हैं, तो यूनिफॉर्म फोर्स फॉर्म ऑन ऑल साइड of body that corresponding उसको हम मिला के कह सकते हैं corresponding as stress। उसको हम स्ट्रेस की बात करें तो वो क्या कॉल्ड, अगर उसको स्ट्रेस की बात करें तो वहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको कहेंगे हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसके ऊपर भी हम काफ़ी देखेंगे अभी जब हम रिलेशन पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस।
तो वो सब भी एक अच्छा पार्ट है, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ये क्या थी, बेसिक वीडियो थी। तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया। अगर अगर इसी के लिए हमने क्या किया, सब तरफ से हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है। अगर हम इसको ही अगर हम कह दें कि अगर ये हमारे पास कोई भी एक क्या है, बॉक्स है या फिर कोई भी एक क्यूब है, तो अगर हम इसका जो नीचे जो पार्ट है, ये चीज़ पूरी पार्ट फिक्स कर दें, इसको किसी भी चीज़ से हम ऐसा करके फिक्स कर दें और एक फोर्स लगाएं इसके अलोंग द सरफेस, टॉप सरफेस पे इस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी जो शेप होगी वो डिफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, शेप डिफॉर्म हो रही है। यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे शेप डिफॉर्म कर रही है। बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम डिफॉर्म हो रहा है। वॉल्यूम और साइज़ में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसकी शेप है, दैट शेप कुछ ऐसा करके अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो एक एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में देखो, तो एक्चुअल में क्या है ये, कि अगर ये ऐसे रखा है, आपको दिख रहा है ऐसे रहे, तो हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे करके। तो अगर ये ऐसा कुछ है, अगर ये ऐसा कुछ है, तो हम इसके ऐसे करके इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर ये इसकी जो डाउन सरफेस जो है वो क्या है, फिक्स्ड है किसी भी, तो जो फोर्स ऐसा होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके जो मेन पॉइंट से, अगर इसका ये ऐसे करके मेन है ऐसे, तो यहाँ से एक एंगल बनता हुआ दिखेगा आपको, अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे ऊपर के सरफेस में। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ऐसे एक फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में लगा लें, तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और कुछ इसका स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा। फ्रंट स्ट्रक्चर अगर हम नोटिस करें, तो एक पैरेललोग्राम जैसे दिखेगा। और ये फोर्स क्या है, इसके सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स है। सो और क्या कहते हैं, शेयर फोर्स है, शेयरिंग फोर्स है ये। टेंजेंशियल कह देते हैं कभी कभार इसको, इसका दूसरा नाम शेयरिंग फोर्स है, शेयरिंग फोर्स। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स है ओवर द सरफेस। तो ये कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी, ये अपने पास शेयर्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी, स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, तो यहाँ पे चेंज इन शेप हो रहा है। इसकी शेप में चेंज करेगी, ये फोर्स क्या है, इसकी शेप में चेंज करेगी। और उसकी स्ट्रेस को हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस कह लो, या फिर शेयरिंग स्ट्रेस कह लो, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ए फोर्स अप्लाइड इन सच अ मैनर दैट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस और अलोंग टू द सरफेस। ये अलोंग है या टेंजेंशियल है, वही सेम चीज़ है, मतलब अलोंग या पैरेलल, कुछ भी कहो, दैट इज पैरेलल या अलोंग टू द सरफेस। द फोर्स अलोंग टू द सरफेस ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस ए चेंज इन शेप, प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप है, एनी चेंज इन शेप। तो इतना छोड़ो, फिर इसके बाद प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, the force per unit area is defined as शेयरिंग स्ट्रेस और दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो यहाँ पे इतनी डेफिनेशन इसकी काफ़ी है, आपको इनफ मैंने समझा दिया। ये कौन सा है, यहाँ पे 4th नंबर पे है ये, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम कंप्रेस हो गया, यहाँ पे कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया इसका, और वॉल्यूम कम हो गया, और हमने पीछे जो केस पढ़े वहाँ पे उसकी लेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चेंज आ रहा है। तो उस चेंज को हम दिखाने के लिए हमारे पास सेकंड टर्म आई है, हमारे पास दैट चेंज को दिखाने के लिए हमारे पास स्ट्रेन आया। स्ट्रेन इज एक्चुअली व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर हम डिफाइन करें, तो जो भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, उससे जो चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्टेट,
विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्टेट, उस जो चेंजेस आ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन आर भी आता है इसमें। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर ए डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक, फॉर ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो ये कौन से डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं। एक हो सकता है फोर्स जो उसके अंदर ऐसा फोर्स हो सकता है हाइपोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है जो उसके ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटिव में हो, ठीक। तो यहाँ पे पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो ऐसा हो सकता है। और एक क्या हमने पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल हो, कोई भी अलोंग द लाइन हो, तो वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स हमने पढ़ लिया। और टेंजेंशियल फोर्स पढ़ लिया, किसी भी एक अलोंग द सरफेस हो, तो वो उसको टेंजेंशियल फोर्स कहा हमने। तो यहाँ पे भी 4 केस हम देख पाएंगे कि 4 या हाँ ऑलमोस्ट 3 केस हम तो देख पाएंगे कि फोर्स को अगर हम टेंजेंशियल रख लें, फोर्स को टेंजेंशियल रख लें तो स्ट्रेन कैसे चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है तो यहाँ पे स्ट्रेन कैसा आया, ये जो एंगल है ये चेंज हुआ, ये तो चेंज हुआ, तो ये भी एक, ये क्या है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज स्ट्रेन। तो उसके लिए हम डेफिनेशन देखेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम में चेंज आया तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और यहाँ पे हमने जो लास्ट पढ़ा था वो क्या था, कंप्रेसिव में था, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हमारे पास क्या है, सिंपल हम स्ट्रेन को डिफाइन करें तो फॉर ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी सही है, बॉडी। अब बॉडी क्या है, अंडरगो द चेंज, तो बॉडी अंडरगोज एनी टाइप, कोई भी टाइप का, कितने टाइप का हमने चेंज पढ़ लिया, कोई भी टाइप का चेंज हो, एनी टाइप ऑफ चेंज बॉडी अंडरगो एनी टाइप ऑफ चेंज। और कौन कौन से, उसकी जो शेप में चेंज हो सकता है, तो टाइप ऑफ चेंज इन इट्स शेप में, साइज में पढ़ सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं ठीक है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है। तो ऐसे ऐसे चेंजेस को हम पढ़ सकें। सो ऐसे चेंजेस को तो हम उसके लिए डिफाइन करें। हमने जो अभी आपको पहले डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, द रेशियो द चेंज द प्रोड्यूस चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, द प्रोड्यूस चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज स्ट्रेन। तो हम वो जो रेशियो है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज हियर वी रिटन द रेशियो, आपको समझ में आ जाएगा, इतनी प्यार से लिखा रहे हैं, द रेशियो ऑफ द चेंज अब चेंज इन बॉडी, तो बॉडी की क्या है, कुछ डायमेंशन है, तो ये एक्चुअल में काय में चेंज आ रहा है, उसकी डायमेंशन में तो चेंज आ रहा है। और इस बॉडी में क्या है, डायमेंशन 3D बॉडी है, तो इसमें 3 डायमेंशनल है, उसकी डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन प्रोड्यूस डायमेंशन प्रोड्यूस टू, किस रिस्पेक्ट पे देख रहे हैं, टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। इस्ट कॉल स्ट्रेन, तो हम स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, व्हाट आर स्ट्रेन हम सिंपल को लिख सकते हैं, स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम कोई भी न्यू क्वांटिटी पढ़ते हैं या फिर कोई भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो उसकी एक हम उसको क्या डिफाइन करते हैं, उसकी कोई यूनिट डिफाइन करते हैं,
और उसकी कोई डायमेंशन डिफाइन करते हैं, डायमेंशनल डिफाइन करते हैं। तो इसकी जो अगर यहाँ पे दोनों क्या है सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे जो चेंज होगा वो दोनों सेम पार्ट में चेंज देखेंगे हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा। लेंथ की बात करें तो यहाँ पे भी ओरिजिनल लेंथ से हम ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में हम चेंज देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम ऊपर बात कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम में चेंज देख रहे हैं तो नीचे हम रख दें कि लेंथ में क्या चेंज हो गया, नहीं। स्ट्रेन क्या है, रिस्पेक्ट में बात होती है किसी की ओरिजिनल लेंथ की रिस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ, उसको हम स्ट्रेन के थ्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ से मत कर देना कि आपने ऊपर देख लिया वॉल्यूम का क्या चेंज हो रहा, नीचे लिख दो लेंथ में इतना चेंज हो गया। तो हम स्ट्रेन को अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी डायमेंशन की हम बात करें तो ये क्या हो गई, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। तो हम लिख सकते हैं दैट इज, जब डायमेंशन लेस है तो उसको लिखो मत लिखो एक ही बात है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या है, एक रेशियो है तो रेशियो के कुछ परसेंटेज भी यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक परसेंटेज भी बन जाएगा। तो रेशियो है भाई, ठीक है। तो इसको अगर हम टाइप में या क्लासीफाई करें, टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो सिंपल, जैसे जितने टाइप के फोर्सेस होंगे उतने टाइप की स्ट्रेन प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई करें, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई करें, फोर्स होगा तो उसके अंदर कैसे चेंज आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक। अगर पहला हमने लॉन्गिट्यूडनल चेंज देखा तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं, तो सपोज करो चेंज को हमने कोई भी एक हमने ये लिया, रॉड ले ली और इसकी में फोर्स लगाया एफ, कोई से भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसकी जो लेंथ थी हमने पहले एल चूज़ कर रखी, दैट इज़ एल। तो उसमें कुछ चेंज हो गया, वो क्या हो गई, जो नेस्ट बनी और उसके अंदर क्या चेंज हो गया, कोई भी डेल एक्स डेल एल क्या हो गई, ऐड हो गई, डेल्टा एल। तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई क्या हो गई, उसकी टोटल लेंथ एल प्लस डेल एल हो गई, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ क्या देखना है, चेंज देखना है। तो जो चेंज को अगर हम ऐसे रखें, चेंज को हमने क्या रख दिया, ऐसे रख दिया, तो चेंज क्या है, इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और डिक्रीजमेंट भी हो सकता है। तो चेंज होता है तो उसको क्या होगा, डेल एल होगा, डेल एल अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, एल है। तो ये इसका जो रेशियो है इसको हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये, सिंपल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो हेयर भी एक हम क्या लगा सकते हैं, हमने हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि जो बॉडी थी उसके ओवरऑल ऑल साइड में उसकी जो जितनी भी साइड्स हैं उन सब पे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, फोर्स लग रहा था, इनवर्ड या आउटवर्ड जैसे भी फोर्स है वो उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। आउटवर्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, अगर हम बैलून ले लें उसमें हवा भर दें तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बैलून की, वो एक जो उसकी वॉल होगी उस पर एक आउटवर्ड फोर्स प्रोड्यूस होगी, तो वो एक आउटवर्ड का केस है। तो वो भी हमने आपको बता दिया। अगर हम किसी बॉडी को ऐसे रखें और उसे पानी में डाल दें तो उसके ऊपर एक उसकी जो वॉल्स होती हैं उस पर एक इनवर्ट फोर्स अप्लाई होता है, तो वो एक इनवर्ट का केस है, ठीक है। तो ये ऐसे करके दो केसेस हैं। तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। आपने देखा होगा अगर कोई हम बैलून को फुला के फ्रिज में रख दें तो उसमें उसका जो वॉल्यूम है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। या फिर आप एक शीशे की कांच की बोतल लो, उसके अंदर पानी भर के फ्रीजर में रख दो तो वो शीशे की कांच की बोतल क्या है, टूट जाती है, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ग्लास के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है अपने पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो सकता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्ट्रेन जब प्रोड्यूस हो जाता है तो वो उसी कारण से वैसे वो टूट जाता है। उसके कुछ 2-3 और भी रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक वन ऑफ रीज़न भी है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड की बात करते हैं अपना,
वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, दैट इज़ वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन। तो सिंपल ये भी क्या होगा, रेशियो होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो हम सिंपल लिख लें, तो इसको वी से दिखा रहा हूँ मैं, वी स्ट्रेस, वी स्ट्रेन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, चेंज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बात हो सकता है। अगर पॉजिटिव चेंज है तो यहाँ क्या होगा, जो स्ट्रेन होगा वो पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। लेकिन चेंज है, चेंज की बात हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे कोई क्यूब अगर हम डिफाइन करें, सपोज कर लिया, और हम बैलून की बात हमने बताई थी, तो हमने बैलून ले लिया ये। अगर क्यूब है तो इसको अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं चारों ओर से, एक इसके सारी वॉल्स पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। या फिर आप दे सकते हो कि अगर हम किसी भी मेटेलिक बॉल को हीट अप कर लें तो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, उसकी वजह से उसकी जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है दो पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज़ हो जाती है वाइब्रेशन के थ्रू। तो वहाँ पे भी हम क्या होता है, वॉल्यूमेटिक चेंज होता है, उसके अंदर वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसमें चेंज हो जाता है, और उसका टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर लें तो वहाँ पे स्ट्रेन हमें पता चल जाता है। तो ये क्या है, स्ट्रेन एक तरीके से क्या है, फैक्टर है, फैक्टर को कह सकते हैं हम स्ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है, फैक्टर है, ठीक। अगर हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेन के थ्रू, दो हमने लेंथ ले ली, उनके जो स्ट्रेन की वैल्यूज़ हैं उसको कंपेयर करें, तो हम बता सकते हैं कौन सी बॉडी के लिए क्या स्ट्रेन है, और वो कितना फोर्सेस को वो हैंडल कर सकती है कोई बॉडी, उसके लिए भी हम बता सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग केसेस हैं। तो ये जो है सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आपने देखा होगा ब्रिज देखा है, ब्रिज का जो केस होता है उसके ऊपर स्ट्रेन का बड़ा वो होता है, उस पर स्ट्रेन बहुत मैटर करता है। सपोज़ कर लो अगर हमने यहाँ पे ब्रिज बना दिया ऐसे, तो आपने देखा होगा कि उसके जो पिलर्स होते हैं वो ऐसे तो होता नहीं है कि हर एक पे कंटिन्यूस पिलर्स आपने नहीं देखे होंगे कि एकदम उसके बीच में कुछ होता है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। सपोज़ कर लो इतनी डिस्टेंस होती है, तो कोई भी अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो उसके ऊपर उसमें क्या होता है, यही कंसेप्ट लगते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पे सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, सॉलिड्स हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, तो हम उसको क्लासीफाई करके ही हम किसी बॉडी को एक यूजेबल सोर्स बना सकते हैं किसी बॉडी से। वरना अगर हम ऐसे ही बना देंगे तो टूट जाएगा भाई। अभी पीछे केस भी हुआ था एक, खैर वो तो पुराना हो गया। सो ऐसे कुछ होता है। अगर इस पर अगर गाड़ी चलेगी, ऐसा करके गाड़ी है, अगर इस यहाँ पे स्ट्रेन है तो इसमें क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, डाउनवर्ड बेंडिंग हो जाएगी अगर इसके ऊपर गाड़ी चलने लगेगी। तो थोड़ा सा हम क्या बना देते हैं, इसको कर्व बना देते हैं, ताकि इसका जो है जो इसका जो यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो तो वो ओवर द सरफेस किसी ऐसे, अगर वो एक इस पॉइंट पे है तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, वो यहाँ से किसी एक लॉन्गिट्यूडनल के थ्रू किसी एक पॉइंट पे पहुँचेगा, और वहीं पे उस पॉइंट पे हम क्या बना दें, एक पिलर बना दें। तो वहाँ से उस पिलर पे वो पिलर क्या होगा, इसको हम पूरे ब्रिज को होल्ड कर सकता है। अगर हम ऐसे बना दें तो यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे तो वो भी वही बात है, लेकिन इसके बीच में क्या होगा वो नहीं पता हमें। लेकिन अगर इसको कर्व बना दें ऐसे करके, ठीक है, और इसको अगर हम कर्व बना रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे अगर कोई ब्रिज बना रहे हैं तो जो यहाँ पे जो फोर्स इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर हम वेक्टर को एक्सटेंड करें, तो वो उसका जो वेक्टर को एक्सटेंड करें तो उसकी इफ़ेक्ट जो होगा वो इस पिलर पे पहुँचेगा, ना कि इस डायरेक्शन में। उसका इफ़ेक्ट हमें इस पिलर पे शो होगा। तो उसकी वजह से ज़्यादातर ब्रिज जो होते हैं कर्विकल होते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होते, कर्विकल होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो हम कहाँ थे, अपने टॉपिक पे थे हम। ये हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ लिया, दैट इज़ मतलब किसी भी वॉल्यूम में चेंज आना। अगर हम किसी भी सॉलिड को हम हीट कर लें तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज आने लगता है उसके। देखो अगर कोई बॉल है वो इसमें से निकल पाती है, मेटेलिक बॉल इसमें से आर पार हो पा रही है, लेकिन अगर हम उसको हीट करने लगें, यहाँ पे हीटिंग करने लगें उस पर,
तो वो इस वाले गोले में से पार नहीं हो पाएगी। काफ़ी आपने देखी होंगी वीडियोस, वहाँ पे ऐसे समझाते हैं। लेकिन अब लास्ट हमने पढ़ना है, डेट इज़ अब कौन सा फोर्स पढ़ लिया हम, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स पढ़ लिया हमने कि ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम में एक यूनिफॉर्म फोर्स हमने पढ़ लिया कंप्लीट वॉल्यूम के लिए। अब हमें पढ़ा है टेंजेंशियल फोर्स। अब कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो वहाँ पे एक टेंजेंशियल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। सो टेंजेंशियल सिंपल अपने पास क्या आएगा, डेट इज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन, और इसको कह सकते हैं हम शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करें तो यहाँ पे आ जाओ, इतने पार्ट में आओ, यहाँ आओ। दैट इज़, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कोई भी एक क्या ले लें, क्यूब ले लें, और कोई एक सरफेस है और इसका एक डाउन सरफेस हमने फिक्स कर दिया, चलो ना भी करो लेकिन उस पर अपोजिट फोर्स लगा दिया और इस पर अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी, ऐसा करके चेंज हो जाएगी। मतलब इसका जब हम फ्रंट व्यू देखें तो वो कुछ इस प्रकार के ऐसे करके चेंज हो रहा होगा। सही है, ऐसे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स है डाउनवर्ड, तो उसका कुछ ऐसा करके चेंज हो जाएगा व्यू। ठीक, तो एक ये एंगल जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, शेयर्ड स्ट्रेन कहते हैं। और अगर हम इस एंगल को निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इस एंगल को अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, सपोज कर लो डेल एक्स चेंज हुआ है और इसकी लेंथ जो है वो फिक्स है, लेंथ यहाँ पे याली जो थी ये फिक्स है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ये एंगल लिया तो सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है। सो इसको परपेंडिकुलर रखेंगे तो डेट इज डेल एक्स अपॉन लेंथ। ठीक, और क्या है ये इक्वल हो जाएगा 10x के, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे थीटा कितना होगा अपना, तो ये बहुत छोटा चेंज है, तो ये 10x जो होगा ये ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, ये बहुत ही छोटा। ठीक, और ये क्योंकि डेल एक्स बहुत छोटी है तो ये क्या है, डेल एक्स छोटी है तो ये एंगल भी प्रोड्यूस होगा वो भी छोटा होगा। ठीक है, अगर हम थीटा निकालने के लिए इसको इन्वर्स भी कर दें तो ये जो वैल्यू आएगी ये ऑलमोस्ट 10 थीटा के इक्वल ही आएगी। और कभी कभार आपने ये भी देखा होगा साइन थीटा भी इक्वल्स टू थीटा लिख देते हैं हम, फॉर थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज़ ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखें तो क्या लिखेंगे हम, तो ये है अपनी क्या, अगर ये दो क्या है, दो अगर हमने बनाया, सपोज़ कर लिया ए बी हमने ले लिया और पी क्यू ये ले लिया, पी क्यू ले लिया ये और ए बी ये ले लिया, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। सो तो क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव कुछ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, एक वाली डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच में क्या है, ये हमने पी क्यू लिया, सॉरी ये हमने क्या ले लिया, एस टी ले लिया, तो एक एस टी देख लो, ये एस टी और इसके बीच में दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल क्या हो गई, डिस्प्लेस हो रही है, तो ये हमने ऊपर लिखा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेन, ये आपस में पैरेलल ही तो हैं प्लेन, तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, सो तो ये है अपने पास, इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक इट एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कल को हम देखेंगे कि अपना कुछ कि कोई भी बॉडी अगर एक प्रॉपर्टी शो कर रही है, क्या इलास्टिसिटी शो कर रही है, तो उसके पास एक इलास्टिक लिमिट होंगी, कुछ उसकी लिमिट्स होंगी
कि वो किसी एक पॉइंट के बाद क्या हो जाए, डिफॉर्म होना, क्या मतलब वो उसका जो फोर्सेज है वो हो जाए, एंड हो जाए, फोर्सेस का एंड हो जाए और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो उस लिमिट्स को, उस जो लिमिट है उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उसको हम लिमिट को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं उसको। किसी बॉडी के पास कुछ एक क्या कहेंगे हम, अभी मैंने क्या बताया, दैट इज़ अगर कोई बॉडी है तो उसके पास कुछ एक लिमिट है कि वो उसके बाद क्या है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। ठीक है, सही है। तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। ठीक, सो थैंक यू टू ऑल। तो क्या हमने आज जो मैंने पढ़ाया उसको मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ, तो एक बार शुरू से देख लो। तो हमने जो भी आपको पढ़ाया, दैट इज़ हेयर वी स्टार्ट इलास्टिसिटी। तो हमने सबसे पहले आपको एक रिकॉल कराया रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, हमारे पास ऐसी बॉडी जिसके दो पार्टिकल को हम उठाएं और उसके बीच की जो डिस्टेंस देखें, उसके बीच की जो डिस्टेंस देखें वो कंजर्व्ड रहे और कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, कोई उसके ऊपर फोर्स लग रहा हो। फिर हमने पढ़ा डीफॉर्मिंग फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा, डीफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी की शेप में चेंज ला रहा हो, या फिर उसमें बॉडी में चेंज ला रहा हो, उसकी स्टेट में चेंज ला रहा हो। स्टेट में कैसे उसमें रोटेशन नहीं हो, मतलब नो रोटेशन, ना ही उसमें क्या हो, रोटेशन भी ना हो बॉडी में, और ना ही उसमें क्या उसके अंदर मोशन भी ना हो, उसका बॉडी का मोशन भी ना हो, ना उसमें रोटेशन हो। लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर जो उसकी जो स्टेट है, स्ट्रक्चर्ड स्टेट है, उसमें चेंज आया है, मतलब उसका साइज़ कम हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, ऐसा करके कुछ शेप में चेंज आए, तो उसको हम जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो अलग अलग वे हो सकते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। तो अगर वो हमने पढ़ाया आपको टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टेंजेंट अलोंग द सरफेस अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगा। और आउटवर्ड द सरफेस होगा तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होगा, या फिर कंप्रेसिव लॉन्ग या आउटवर्ड या इनवर्ड द सरफेस होगा तो वो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा। ठीक है, कंप्रेसिव या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होगा। और क्या हमने पढ़ाया आपको, अगर वो ओवर द सरफेस ऑल साइड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी 3 डायमेंशन के लिए, सो वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स होगा। फिर हमने वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। फिर हमने इलास्टिसिटी की आपको डेफिनेशन समझाई। सो ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रीगेन और रिकवर्स इट्स ओरिजिनल स्टेट है। ठीक है, तो वो जो एबिलिटी उसके पास है, द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी इज नोन एज, वो जो प्रॉपर्टी उसके पास है उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी। अब जो इलास्टिसिटी यहाँ होती है वो कोई भी बॉडी है परफेक्टली इलास्टिसिटी नहीं होती, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी नहीं होती, लेकिन एक अप्रोच है हमारे पास, क्या है, क्वार्ट्ज फाइबर। इसका एक एग्जांपल लिख लो, जो एग्जांपल है दैट इज क्वार्ट्ज फाइबर। अपने पास एक एग्जांपल है, ये अपने पास सी नहीं लिखो, QUARTZ, क्वार्ट्ज फाइबर। ये एक एग्जांपल, एक क्या है, ये एक नियर एग्जांपल है कि ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक वाला जो है ना, वो जो अप्रोच है उसको क्या है, वो कंडीशन को ये ज़्यादातर फॉलो कर रहा है। तो ये एक याद रख लो, कभी कभार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, ये अपने पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक है, ये अपने रीगेन कर लेता है अपनी शेप को, ऑलमोस्ट परमानेंटली नहीं है, लेकिन अप्रोच है, एक लास्ट अप्रोच है जहाँ पे ये ज़्यादा देखा गया है कि वो अपनी कंप्लीटली रीगेन हो जाता है अपनी शेप और साइज़ में। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है, लेकिन एक अप्रोच हमारे पास है, नियर बाय अप्रोच है
परफेक्टली इलास्टिक बॉडी दैट इज़ क्वाड फाइबर। अब आती है, फिर इसके बाद हमने आपको बताना भूल गए, इलास्टिसिटी होती है और एक होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? अगर जो बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और वो फोर्स जो है उसकी बॉडी को डिफॉर्म कर दे और बॉडी कैपेबल नहीं हो कि अपनी स्टेट को रीगेन करने के लिए कैपेबल नहीं हो और वो डिफॉर्म ही रहे, तो बॉडी के पास जो ऐसी प्रॉपर्टी है उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो कोई भी अगर बॉडी के पास कोई एक लिमिट होगी जिसके बाद वो बॉडी प्लास्टिक बॉडी में प्लास्टिसिटी शो करने लगेगी। सपोज़ कर लिया कहीं पे हमें एक मिला कि हमने एक सपोज़ कर लिया ऐसे करके एक हम ग्राफ बनाए और ये कोई पॉइंट था, अगर कोई बॉडी क्या हो रही है, डिफॉर्म कर पा रही है अपने आप को, तो इस पॉइंट पे आके सपोज ऐसे करके हमने बनाया, तो इस पॉइंट पे आके क्या होगा, यहाँ पे तक तो वो क्या हो रही थी, डिफॉर्म कर पा रही थी। अब इस लिमिट पे आके वो क्या हो गई, अपनी बॉडी को डिफॉर्म ही नहीं कर पा रही। क्या यहाँ पे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर प्लास्टिसिटी वाला नेचर आ गया। ठीक है, तो इसका भी एक ये भी है। हर कोई बॉडी जो है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हमारे पास कोई नहीं है, ना ही परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है। लेकिन एक क्या है हमारे पास, हाँ ऐसा माना जाता है कोई परफेक्टली प्लास्टिक हो सकता है। पैराफिन वैक्स है एक इसका एग्जाम्पल है, और पुट्टी जो होती है पुट्टी वो परफेक्टली प्लास्टिक होती है। एक एग्जाम्पल, तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए। ठीक है, फिर हमने क्या समझाया था आपको, फिर अपना आपको स्टेन वगैरह समझाया था। ये क्या एक माइक्रोस्कोपिक मेथड है या फिर अप्रोच कह लो कि हम एक्सप्लेन करने के लिए, इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको कि जो फोर्सेज जो होंगे वो कैसे अप्लाई कर रहे होंगे और वो कैसे रिड्यूस हो रहे होंगे। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अगर आउटसाइड होगा तो एक इंटरनल फोर्स जो होगा वो वर्क कर रहा होगा कि बॉडी को रीगेन करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर और शेप को रीगेन करने के लिए एक इंटरनल फोर्स, उस वाले डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स है इंटरनल फोर्स, वो क्या होगा, वर्क कर रहा होगा उस बॉडी को रीगेन करने के लिए। फिर हमने पढ़ाया आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन 2 टाइप हैं ये जो हमें सीखने थे, तो आज हमने सीख लिया। तो स्ट्रेस को हम डिफाइन करें तो वो 2 वे में डिफाइन हो सकता है, फॉर ए यूनिफॉर्म सरफेस और फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। अगर यूनिफॉर्म सरफेस होगा अपने पास तो स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या, स्ट्रेस क्या है, रेशियो है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने ये पढ़ा होगा फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये भी एक इसी मैनर में एक हम अपने मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रेशर। तो दैट इज़ प्रेशर क्या है, स्ट्रेस, दैट इज़ स्ट्रेस। इस ऑल्सो इसकी जो डेफिनेशन है वही अपने सिंपल डेफिनेशन हमने क्या हुई देखी, दैट इज़ इंटरनल फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए डिफॉर्मिंग बॉडी इज़ नोन एज प्रेशर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, ये एक्चुअल में क्या होता है, अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होता है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए होता है, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाइड फोर्स लिख लें या रिस्टोरिंग फोर्स लिख लें, दोनों क्या है, सेम बात है। ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, तो दोनों क्या है, सेम बात है। तो हमने डायरेक्ट अप्लाई फोर्स लिख दिया क्योंकि वो हमारे पास नोन फोर्स है। हमें क्या पता रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, हम तो वो इक्वेशंस के थ्रू इक्वल हो रहा है तो हम उसको लिख पा रहे हैं। लेकिन हम अप्लाइड फोर्स तो लगा सकते हैं ना, अप्लाइड फोर्स तो कर सकते हैं। जैसे कोई हम देखें क्या, ये हमने ले ली एक रस्सी बांध ली और एक इस पर लोड लटका दिया, तो इस पर जो फोर्स होगा वो mg होगा। तो यहाँ पास तो नोन है ना mg, ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। हमें क्या पता इसके अपोजिट में कितना फोर्स होगा, हो सकता है वो ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा कैसे हो सकता है, यहाँ पे अगर ये बॉडी क्या करने लगे, हल्का सा कुछ इसमें चेंजेस हों तो वो उसके ऊपर क्या होगा एयर फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। सो वो उसका जो सम होगा उसको ही हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो भी अप्लाई हो रहा होगा उसको रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल लग देंगे। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमने सीधा अप्लाइड फोर्स लिख दिया। ठीक, तो प्रेशर इक्वल्स टू F/A, और ये यूनिफॉर्म के लिए है, ये अपना कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म इस सरफेस के लिए। अगर सरफेस ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए
एफ जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर सरफेस क्या है, नॉन स्मूथ सरफेस है तो कुछ ऐसा करके उसमें क्या होंगे, इस नॉन स्मूथनेस होगी स्मूथ सरफेस के लिए, और क्या होगा, कर्व भी हो सकता है, ऐसा कर्व भी हो सकता है, या फिर नॉन स्मूथ होगा। तो इस पर जो फोर्स इसके ऊपर अगर डेल एफ पूरा टोटल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, सपोज कर लो डेल एफ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो किसी एक यूनिट, छोटी यूनिट के लिए, एरिया के लिए, क्या इसका क्या लगा दें हम, इस पर लिमिट लगा दें, डेट इज़ लिमिट, जो एरिया है वो छोटा टेंस टू 0 कर दें, तो जो फोर्स होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल ए में, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, स्ट्रेस है, लेकिन ये हमें यूज़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्मल स्ट्रेस। और स्ट्रेस की यूनिट को हम डिफाइन करें तो डेट इज़ न्यूटन मीटर इनवर्स की पावर 2, मीटर इनवर्स की पावर 2। और डायमेंशन को बात करें तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, डायमेंशन इसकी है एम एल -1 और टी की पावर -2, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन है। फिर टाइप ऑफ स्ट्रेस हमने पढ़ा, टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो उसमें क्या था, एक टेंशियल स्ट्रेस था, तो वो क्या है, डिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया यहाँ डाल लो, दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे। सपोज कर लिया एक लेंथ ले ली हमने, उस पर अगर कोई हमने आउटवर्ड फोर्स लगाया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इसकी जो इंक्रीज़ होगी, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होने लगेगी। और इंक्रीज़ किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट याद रखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी। तो उसको लिए हम अगर रेशियो निकालें, डेट इज़ रेशियो तो है एफ अपॉन ए, तो एक क्या है, रेशियो है, तो इस रेशियो को निकालें तो वो क्या होगा, अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कंप्रेशनल स्ट्रेस के लिए, तो अगर इसकी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी ये जो थिकनेस जो दिख रही है ये होगी, कम होने लगेगी। अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच करें तो उसकी जो थिकनेस होने लगती है वो कम होने लगती है। तो जो थिकनेस कम होने लगती है, अब जो प्रेशर, जो मतलब जो हमारे पास स्ट्रेस जो होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो उस थिकनेस को बढ़ाएगा। तो वो किस पे वर्क कर रहा है, उसको कंप्रेसिंग वाले पार्ट पे वर्क कर रहा है, तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रेस हमने पढ़ा। तो स्ट्रेस में क्या था, कोई भी सरफेस ले लिया, उस पर चारों ओर से फोर्स लग रहा है, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और उसके लिए पर यूनिट एरिया के हम रेशियो निकालें तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ा, और इसको हम शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, शेयरिंग फोर्स या शेयरिंग स्ट्रेस। जो है टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, ये अलोंग द सरफेस होगा, अलोंग द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस। और सपोज कर लिया हमने फिक्स ले लिया नीचे, या नीचे भी ऐसा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फिक्स भी कर सकते हैं। अगर फिक्स है तो भी एक फोर्स, एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा अगर ये फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूटन्स के लॉ यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये प्रोड्यूस चेंज शेप में क्या होगा, इसकी शेप क्या है, बदल जाएगी। अगर इसका फ्रंट देखें हम तो फ्रंट में क्या है, ऐसा करके पैरेललोग्राम सा कुछ शो हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर ऐसे करके हमने स्ट्रेन पढ़ा। स्ट्रेन क्या था, फॉर ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एक्ट्स ऑन ए बॉडी अंडरगो, बॉडी क्या है, अंडरगोज द एनी टाइप ऑफ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। तो उसमें अगर चेंज आ रहा है तो उस चेंज को दिखाने के लिए, उस चेंज को शो करने के लिए हमने क्या है, स्ट्रेन लिया। और स्ट्रेन एक्चुअल में होता क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन प्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। और ये कितने टाइप का हमारे पास क्या हो सकता है, इसकी ये क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। और जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है वो क्या होती हैं, फैक्टर्स होती हैं। कोई भी नंबर होता है ना, नंबर वही तो है, ये नंबर ही तो है। तो नंबर क्या होता है, कोई भी एक फैक्टर होता है। तो ये भी एक क्या है, फैक्टर है, ठीक है। ठीक है, सही है। चलो, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद हमने क्या बात करी, टाइप ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पढ़ा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा
अगर ये इसकी लेंथ रॉड ली हमने, उसको उस पर फोर्स लगाया तो उसकी क्या होगी, लेंथ चेंज होगी, तो उसकी टोटल लेंथ ये होगी। तो इसमें जो चेंज हुआ उसका अगर हम रेशियो देखें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन कहलाएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा, तो उसमें वॉल्यूम में चेंज होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, सो फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन पढ़ा, या इसको शेयर स्ट्रेन भी कहते हैं। तो इसके हमने आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए। तो यहाँ तक ये क्या है, मतलब ये पार्ट क्या है, थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये है टोटल, ये है, ये इसको याद रखो। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हमने इसके बाद पढ़ा है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के लिए अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इलास्टिक लिमिट्स के लिए अगर हम डेफिनेशन देखें, तो डेट इज़ इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, सही है। तो इलास्टिक लिमिट क्या क्या कहेंगे हम, सो इलास्टिक लिमिट अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम सिंपल कह सकते हैं, तो हम इलास्टिक लिमिट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी वायर अगर हम ले लें, कोई भी एक फिक्स सपोर्ट है, इसके अलॉन्ग वायर ले लें और इस पर एक बॉडी को हम हैंग करें, और इस बॉडी से कोई भी ये क्या होगी, लोड होगी। लोड एक्चुअल में होता क्या है, लोड होता है अपने पास कोई भी बॉडी जिसके ऊपर फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हों, कोई भी बॉडी जिसके ऊपर फोर्सेस हों, वो हमारे पास लोड कहलाता है। वो हेल्प करता है फोर्स प्रोड्यूस कराने में, तो वो लोड होता है। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होंगे, एक तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट इज़ mg, और एक एयर फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो वो एयर फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या दिखा सकते हैं, वो ऑल द मतलब सारी डायमेंशन में होगा, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर क्या होंगे, कई सारे फोर्स होंगे। अब ये टंगा हुआ है इसके फिक्स उससे, तो इसके पास क्या होगा, एक क्या हुआ, टेंशन होगी अपवर्ड, और टेंशन होगी, और एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा इसके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हम तब करते हैं जब हमारे पास कहीं पे भी क्या हो, रोटेशन की बात आती है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होती है। ठीक, तो इसके बाद 4-5 फोर्सेज हुए, तो उसका जो समेशन है उस बॉडी के लिए, तो वो नेट फोर्स है। तो वो हमारे पास क्या है, एक लोड है, इस बॉडी को हम कहेंगे लोड। ठीक, अगर ये किसी वायर पे अगर हम एक वायर है ये, तो वायर पे अगर हम किसी बॉडी को हैंग करें, किसी भी लोड को हैंग करें, तो उसकी जो वायर की लेंथ है वो इंक्रीज़ करने लगेगी। अब वायर की लेंथ क्या है, लेंथ करेगी इंक्रीज़। अब कुछ एक लिमिट होगी, सपोज़ कर लिया कुछ एक लिमिट मिली हमें पास, कोई भी एक डिस्टेंस के बाद इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब अभी हम लोड हटा दें तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोड को बढ़ाते जाएं फिर हम लोड हटाएं, तो इसकी जो लेंथ है वो ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे, जिसके बाद के जाके ये क्या होगी, अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा, अपनी साइज़ को, लेंथ को रीगेन नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक इलास्टिक वो जो पॉइंट है उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसमें क्या है, स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम, तो वो कौन सा मैक्सिमम, कब हमारे पास वो पॉइंट मिलेगा, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन द बॉडी, जिसके अंदर जिसके अंदर द बॉडी completely regain its original states। वही हमने बताया आपको कि इसके ऊपर जो फोर्सेस होंगे, तो कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद ये अपने जो शेप में, अपने साइज़ में चेंज करना बंद कर देगा। तो वो जो पॉइंट है, तो वो कहाँ पे पॉइंट होगा, जहाँ पे इसका मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा हमें, जहाँ पे जो फोर्स अपॉन एरिया जो होगा, जहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है,
एफ अपॉन ए, तो एरिया तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा या एरिया डिक्रीज़ होने लगेगा। एरिया क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और फोर्स जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। फोर्स इंक्रीज़ हो जाए या एरिया डिक्रीज़ हो जाए, सही है। अगर एरिया डिक्रीज़ हो जाए या फोर्स इंक्रीज़ होने लगे तो एक्चुअल में क्या होगा, फोर्स ही इंक्रीज़ हो जाए। तो फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस पॉइंट पे इस पॉइंट पे क्या जाए, फोर्स को इतना इंक्रीज़ कर दें कि उसका जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो जिसके अंदर उसके अंदर मैक्सिमम के अंदर अंदर क्या एक हमें क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के बाद क्या है, इसकी जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन है वो पूरी कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद अंडर डिफॉर्म नहीं हो पाएगी, मतलब उसके बाद अपनी ओरिजिनल शेप में ना आ पाएगी। तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, सो आज के लिए टॉपिक यहीं एंड करते हैं। अगर कुछ भी इसके अंदर कुछ बचा होगा इलास्टिक लिमिट के अंदर तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और कभी कभार ये होता है कुछ फ्लो में कभी कुछ गलत हम बोल देते हैं, सो और कभी कभी गलत लिख भी देते हैं। सो आप डिस्क्रिप्शन जब चेक करो, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे अगर कोई वीडियो में एरर होगी तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो आप चेक कर ले करो एक बार डिस्क्रिप्शन भी। ओके, थैंक यू।